Life needs flavor. आज के शो में मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी की गिरफ्तारी, अहमियत क्या? कराची में बदअमनी, हम्माद सिद्दीकी का किरदार क्या? अदालत रेड वारंट वारंट जारी कर दे हम्माद सिद्दीकी को, वक्त आने पर हम्माद सिद्दीकी आकर अपने आप को अदालत में पेश करेगा और इंशाअल्लाह हम कानूनी और आईनी तौर पर हर तरीके से, इखलाकी तौर पर, मोराली तौर पर हम हम्माद सिद्दीकी को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं और उसकी कानूनी जंग लड़ना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम्माद सिद्दीकी की हिमायत कौन कौन सफ में? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। बड़ा अहम मसला है और ये जो कराची शहर में दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़ है उसको बेनकाब करने के लिए ये एक मुल्ज़िम जो हम्माद सिद्दीकी है, इसका नाम इंतहाई अहमियत का हामिल है। सबके जहनों में सवाल यह है कि हम्माद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद वो कौन कौन से नाम हैं जिन पर से पर्दा उठने जा रहा है, जिनके नाम बेनकाब होने जा रहे हैं और जिन जो जराइम थे जिन पर से पर्दा उठने जा रहे हैं। एक नहीं, अब हम सानिया बल्दिया तो सब में बड़ा जो आप कहा जाए कि मदर ऑफ ऑल क्राइम्स हम्माद सिद्दीकी की लिस्ट जो आती है उसमें जो एलेज किया जाता है उसके ऊपर के उस पर इल्ज़ाम है कि उसने ये किया है। लेकिन इसके अलावा एक पूरी फहरिस्त है जो GIT और सबूतों के साथ जो मुख्तलिफ बयानात जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हुए हैं वो, और उसके अलावा मुख्तलिफ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, इंटरोगेशन टीम्स के जो मुख्तलिफ मुल्ज़िमान की बनी थी, उस तमाम फहरिस्त की रोशनी में आज आपके सामने सबूतों के साथ मामला सारे रखेंगे। ये जो पूरा मामला, इससे पहले कि GIT की तरफ आए, जो सूबे सिंध हुकूमत है इस पर मौक़िफ़ क्या रखती है ये आपको सुनवाते हैं कि सिंध हुकूमत के दो अहम वज़रा दो मुतज़ाद राय अब तक रखते हुए सामने नजर आए, क्योंकि ये पहले बताना जरूरी है कि वो गिरफ्तार हुआ है या गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये तो पहले क्लैरिटी हो जाए हम सब में। तो एक वजीर कहते हैं कि उन्हें इल्म नहीं और एक कहते हैं कि गिरफ्तार हुआ है। सुने कि सिंध हुकूमत के दो अहम कलीदी वज़रा क्या बयान दे रहे हैं इस बारे में। लेट्स गेट दिस। रात मैंने इसलिए होम सेक्रेटरी साहब से पूछा, उन्होंने कहा ऐसी कोई हमें परमिशन नहीं दी। हम्माद सिद्दीकी भी काफ़ी अरसे से इसकी तलाश थी और अब वो भी पकड़ा गया है, इसी तरह और लोग भी, और वो केस अभी तक चल रहा है और बेगुनाहों का खून कभी भी रायगा नहीं जाएगा और उन सबको इंशाअल्लाह सज़ा मिलेगी। तो वज़ीर इत्तलात ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है और वज़ीर दाखिला ने कहा है कि उनके इल्म में नहीं है। इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी दुबई से हुई है कुछ दिन कबल। अब ये पूरा सिलसिला कितना अहम है, जिस तरह मैंने कहा बड़े अहम सवालात हैं। आखिरकार वो मामला जाएगा किस तरफ? एक सिर्फ अभी आपको हालिया रहमान बोला का बयान सामने दिखाते चले, जिसमें रहमान बोला और ये जो बेसिकली इंस्पेक्टर राजा जहांगीर की तरफ से जो SHO हैं थाना वेस्ट के, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट है जिसमें मैं आपको, और इसके अलावा जो कन्फेशन स्टेटमेंट उसकी जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने वो भी आप सामने इस वक्त देख सकते हैं। साफ तौर पर वो कहता है जी कि 25 करोड़ रुपए यानी 11 सितंबर 2012 25 करोड़ रुपए तलब किए गए थे अली इंटरप्राइजेस से, और जब वो नहीं दिए गए तो फिर इसने रहमान सिद्दीकी के कहने के ऊपर और इसके साथ जुबैर उर्फ चरिया जिसका नाम है उसके कहने, उन दोनों ने मिलकर केमिकल्स के जरिए इस फैक्ट्री को जला दिया जिसके अंदर 260 लोग जिंदा इस वक्त मौजूद थे। उस पर कई जख्मी हुए, कई हलाकतें हुई। फैक्ट्री मालिकान को सबक सिखाने के लिए ये किया। ये वो रिपोर्ट है जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, और इसके साथ मजीद इंकशाफात में मुकदमा खत्म कराने के लिए 5 करोड़ रुपए लिए गए। जो फैक्ट्री मालिकान पर मुकदमा बना था उस मुकदमे को खत्म कराने के लिए 5 करोड़ रुपए मजीद मांगे गए। हम्माद सिद्दीकी इसमें जो है इस वक्त MQM के एक और रहनुमा रऊफ सिद्दीकी साहब का नाम भी लेता है, जिसकी वो डिनाइल कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम भी इसमें साथ साथ वो लेता है। बड़ा अहम मुकदमा है और मैं इसमें आगे चल के साने आशूरा और इसके अलावा मुहर्रम के अंदर जो हलाकतें हुई थी उस पर भी कुछ अहम इंकशाफात इसके हवाले से, हम्माद सिद्दीकी के हवाले से आज प्रोग्राम देंगे आपको। इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन करें, मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है कराची में। बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। ख्वाजा नवेद साहब मारूफ कानूनदान हैं, माहिर कानून हैं और इस तरह की बड़ी GITs और मुख्तलिफ केसेस आप इंपॉर्टेंट फेस करते रहे, देखें आपने जो इस वक्त कोर्ट्स के अंदर, हमारे साथ मौजूद है कराची में। और कुछ ही देर में एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब भी साथ होंगे। इमरान इस्माइल साहब से हम बात कर सकते हैं अगर तो। इमरान इस्माइल साहब
सर ये क्या आपकी नजर में कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है इमरान इस्माइल साहब, ये जो हम्माद सिद्दीकी का मामला है इस वक्त, तो किस किस के नाम बेनकाब होंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम्माद सिद्दीकी का मामला पहले दबाया जा रहा था, और उसके बाद जब हम्माद सिद्दीकी मुल्क से फरार हुआ तो उसके बाद भी हमने देखा कि पीएसपी के ख़ास तौर से कई रहनुमा इस बात पर खड़े हुए और बज़िद थे कि जी हम हम्माद सिद्दीकी को जो भी कानूनी उनकी मदद होगी चाराजोई में वो करेंगे, और हम्माद सिद्दीकी को मासूम साबित करने के लिए हम कुछ भी किसी हद तक भी जाएंगे। ये आपके प्रोग्राम पे भी अभी देखा, इससे पहले भी हम ये देखते रहे कि हम्माद सिद्दीकी बहुत करीबी साथी रहे हैं उनके। हम्माद सिद्दीकी का एक बड़ा कलीदी किरदार था। हम्माद सिद्दीकी का जो नाम बार बार आ रहा है वो बिला वजह नहीं आ रहा है। हम्माद ज़ाहिर है व्हेन देयर इज सम स्मोक देयर इज फायर, तो उसमें हम्माद सिद्दीकी का बहुत बड़ा किरदार है। ये बल्दिया फैक्ट्री के अंदर बत्ता लेने में या हेलो जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी इमरान साहब आवाज़ आ रही है आपकी। बत्ता लेने में या उसके साथ जो दूसरे मामलात हैं, ये इनसे ज़बरदस्ती इनसे पैसे लेने में 5 करोड़ की जो जिक्र आप कर रहे हैं उसके अंदर, और फिर उसके बाद हम्माद सिद्दीकी को प्रोटेक्शन देने में उन लोगों का किरदार है जो हम्माद सिद्दीकी से ये काम करवा रहे थे। अच्छा। जब हम्माद सिद्दीकी अरेस्ट होकर पाकिस्तान आएगा और हम्माद सिद्दीकी को हकीकी तौर पे सामना करना पड़ेगा अदालतों का, इंटेरोगेशन का, उसका रिमांड होगा और सारी चीज़ें खुलेंगी, तब आपको ये पता चलेगा कि ये मामलात और ये कड़ियाँ कितनी दूर तक मिलती हैं इससे। क्योंकि अगर ये इतना सिंपल केस होता कि खाली हम्माद सिद्दीकी के ऊपर इल्ज़ाम है और वो बेचारा बड़ा मासूम आदमी है, और तो वो अब तक अदालत में पेश होकर अपने आप को क्लियर करा के निकल चुका होता, लेकिन शवाहिद हैं, लोग यानी शाहिदीन हैं जो उन्होंने देखा है, जो लोग जानते हैं हम्माद सिद्दीकी किस तरह से ऑपरेट किया करता था, और लोगों को ये मालूम है कि हम्माद सिद्दीकी के बॉसेस जो हम्माद सिद्दीकी कंट्रोल करके मामला चलाते थे वो कौन लोग हैं। अच्छा, आवाज भी यहाँ से इमरान साहब हमारी नहीं जा रही है। इमरान साहब अभी नहीं पा रहा हूँ, मेरी लाइन कट गई है, मैंने अंदाज़न आपसे बात की। चलिए जी, दोबारा आप इनसे लाइन करेक्ट करें। ख्वाजा नवेद साहब, जो ट्रेल है इन केसेस का, ये मुझे बताएं कि इमरान इस्माइल साहब ने बड़ी अहमियत की हामिल केस है बताया। सर ये जो ट्रेल है ख्वाजा साहब इन केसेस का, आप शुरू करें इस वक्त हाई प्रोफाइल केसेस जितने भी इस वक्त हैं सर, उसमें ये इल्जामात लगते हैं जेआईटी की सूरत में। एक मुल्जिम कहता है कि फला ने मुझसे ये करवाया, जैसे मिसाल के तौर पर रहमान बोला इस बयान में, कहता है कि मुझसे हम्माद सिद्दीकी ने ये काम करवाया था। लेकिन ख्वाजा साहब ये जब मामला पहुंचता है, जब ये आता है पाकिस्तान अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने पेश होता है जहां इसके वारंट्स हैं, वहां जाकर अगर ये कह दे कि मैंने नहीं किया और रहमान बोला ने या जुबैर चरिया ने या किसी ने भी मेरे खिलाफ गलत इल्जाम लगा दिया, तो फिर क्या हैसियत रह जाती है इस तमाम बयान की? असल में क्या है, जो लीगल पोजीशन है इसको कहते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ को एक्यूज या कन्फेशन ऑफ को एक्यूज। और कन्फेशन फिर दो तरह के होते हैं को एक्यूज के, एक होता है एक्सकल्पेटरी, एक होता है इनकल्पेटरी। एक्सकल्पेटरी ये होता है कि जी हम साथ थे और ये उसका छुरी से गला काट रहा था, लेकिन मैं मना कर रहा था कि नहीं करो नहीं करो नहीं करो, लेकिन फिर उन्होंने कर दिया। अच्छा, तो ये हो गया इनकल्पेटरी कन्फेशन कि यू आर टेलिंग दैट यू वर देयर, यू आर पार्ट ऑफ दैट, बट यू डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दैट। अच्छा, दूसरा होता है इनकल्पेटरी, वो ये होता है कि इसने इसका गला काटा, मैंने उसके पाँव पकड़े, इल्मुद्दीन ने उसके मुंह के ऊपर तकिया रखा और उसका शोर बंद किया, और फिर हमने उसकी लाश उठाई, डब्बे में डाली और जाके सुरजानी टाउन फेंक दी। अच्छा, तो ये हुआ इनकल्पेटरी कन्फेशन। अच्छा, इनकल्पेटरी कन्फेशन एक्सकल्पेटरी कन्फेशन के मुकाबले में ज़्यादा रिलायबल और मुकद्दस है और उस पर बिलीव ज़्यादा किया जाता है। फिर क्या होता है कि कोई भी कन्फेशन हो, चाहे वो एक्यूज़ का अपना हो, उसके साथ एक इंडिपेंडेंट कॉरोबरेशन की ज़रूरत होती है, अनलेस के कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि ये बिल्कुल वॉलंटरीली रिकॉर्डेड कन्फेशन है, जो कि अमूमन नहीं होता। तो अब उसके साथ जैसे जाए वक़ुआ की निशानदेही या कोई वेपन्स का रिकवरी, मिसाल के तौर पर पैसों की बरामदगी, ये रहमान बोला ये कहता है जी कि उसने 25 करोड़ रुपए मांगे, हम्माद सिद्दीकी ने या शराकतदारी मांगी, नहीं हुई, फिर आगे जाकर वो, तो इसकी कॉरोबोरेटिव एविडेंस ये होगी कि वो जो मालिकान है ना फैक्ट्री के, उसके बाद वो कहता है कि मुकदमा हटवाने के लिए ये मुकदमा जो कायम होता है 5 करोड़ रुपए, फिर उसमें वो कहता है रऊफ सिद्दीकी साहब का नाम भी ले देता है। ये रहमान बोला का बयान है, वो लीगली कंटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने डिनाई किया और उनका मौके आपको बता रहे हैं कि उन्होंने डिनाई किया इस बात को। हमने भी सुना था वो पैसे काफी जगह पास ऑन हुए थे।
खत्म कराने के भी, तो ये अगर वो डिनाई कर देता है, वो कहते थे मैंने नहीं किया, ये सब मुझसे मंसूब किया जा रहा है गलत, तो आप कहते हैं वो किधर खड़ा है, लीगली किधर खड़ा है? नहीं, लीगली फिर ये होता है कि जैसे उन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपए मालकान से मांगे थे जी, तो मालकान का स्टेटमेंट लिया जाएगा, और अगर वो ये कह देंगे कि हाँ वाकई हमसे 25 मालिकान ने कहा है, मालिकान बस तो कॉर्पोरेशन मिल गई ना। जुबैर जो है और मालिकान ने और रहमान बोला, तीनों ने कहा कि हमाद सिद्दीकी ने ये करवाया। हाँ, तो बस देखें, जो रहमान का कन्फेशन हो गया, और नंबर 2 मालकान का स्टेटमेंट हो गया, और तीसरा जहां से उन्होंने पैसे विड्रॉ किए होंगे और दिए होंगे जी, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में मिल जाएगी। 25 करोड़ किसी के घर में नहीं पड़े होते, हर आदमी बैंक से निकालता है या कहीं से मांग के लाता है। जो कोलैबोरेशन आप कहते हैं हो जाएगा, कोलैबोरेशन। इमरान भाई साहब मुझे एक बात बताइएगा कि सर ये जो, और अभी तो ये है कि हमाद आएगा तो ये खुद भी तोते की तरह फर फर बोलेगा। अच्छा, जब JIT में जाएगा तो को एक्यूज के कन्फेशन के साथ साथ इसका अपना भी कन्फेशन। लेकिन इमरान भाई साहब ये मुझे बताइएगा पॉसिबिलिटी क्या क्या आपको नजर आती है जो आपने, क्योंकि ये सियासी नौयत का केस भी है, इसका ताल्लुक तंजीमी कमेटी का इंचार्ज रहा है, आपने खुद जिस तरह बताया, और हमने देखा कि बड़ा अहम मुद्दे पे 2008 से 13 के दरमियान रहा है। तो इमरान भाई साहब ये 3 ऑप्शन है, क्या ये ड्राई क्लीन हो जाएगा जो एक लफ्ज इस्तेलाह की जा रही है कराची में? दूसरी ऑप्शन, क्या इसका सही जस्टिफाइड ट्रायल होगा और इसको जो सजा अगर इसने की है मुल्जिम है साबित होती है तो होगी, या तीसरी बात ट्रायल होगा उसके बाद ड्राई क्लीन हो जाएगा यानी सजा होगी और फिर आगे मामला कुछ होगा? यानी क्या पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है हमाद सिद्दीकी पाकिस्तान अगर आता है, आपको क्या लगता है? देखिए, ट्रायल तो होगा, और ट्रायल बड़ा ज़बरदस्त और फ्री एंड फेयर ट्रायल इसका होना चाहिए, अदरवाइज इसको कोई मानेगा नहीं। एक अल्लाह का कानून भी है कि अगर इसने 260 लोगों की, मासूम लोगों की जान ली है, तो एक अल्लाह का कानून भी एम्प्लॉय होता है, उसको ना भूल जाएं। और तीसरी बात ये, मेरी एक समझ में नहीं आती चीज़, मैं जो बैरिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ अपनी अकल के लिए, कि एक अग्रीव्ड पार्टी जिसकी फैक्ट्री को आग लगाई गई, 260 उसके बंदे मुलाजिम उसके मार दिए गए, अरबों रुपए का उसका नुकसान हो गया, वो अरबपति से वो कखपति बन गया, रोड पे आ गया, उसको मुल्क छोड़ के भागना पड़ा, उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन नहीं। ये कौन सा पाकिस्तान का कानून है कि जहाँ पे जिसका नुकसान हो, जो भत्ता दे, जो उसके बाद अपने लोग मरवाए, अपनी फैक्ट्री कारोबार बंद कराए, और बच्चों को लेकर पाकिस्तान से बाहर भाग जाए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान का कोई कानून उसे प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार नहीं। उसको जेल में लेकिन असल जुल्म तो उनके साथ हुआ जो 260 लोग मरे। अरे आपको पता नहीं भाई, उसको बेचारे को जेल में बंद कर दिया। 260 जो लोग मरे, क़यामत सुगरा तो गुजरी उन लोगों के घर पे जिसमें 260 लोग मरे, जिनके वाहिद कमाने वाले बाप, बेटा, भाई, बच्चा, औरत वो मरे। उनका भी कुछ नहीं हुआ, वो आज तक रोल रहे हैं। उनके पीछे के जिनको पैसे मिलने, उसके भी पैसे वो बाइला ग्रुप से लिए गए। अच्छा इमरान साहब, मैं एक ब्रेक पास ही गए कि जी वो देंगे, या आपने बड़ा अहम पहलू उजागर किया इमरान साहब। टेक अ ब्रेक ओवर हियर, क्योंकि आपने जिन फैमिली का जिक्र किया है, बड़ा ये बड़ी दुख भरी कहानी है। हमने यहाँ पे प्रोग्राम में फैमिलीज को बुलाया भी था। खैर सभी जानते होंगे कि किस तरह से वो एहतजाज करते हैं बार बार 11 सितंबर जब आती है, कि आखिरकार हमें इंसाफ कब मिलेगा, कब ट्रायल आगे बढ़ेगा, कब ये सजा होगी इस पर जो भी मुल्जिम है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस ब्रेक के बाद कुछ और हकाइक बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहेगा। अदालत रेड वारंट वारंट जारी कर दे हमाद सिद्दीकी को, वक्त आने पर हमाद सिद्दीकी आकर अपने आप को अदालत में पेश करेगा, और इंशाअल्लाह हम कानूनी और आईनी तौर पर हर तरीके से, इखलाकी तौर पर, मोराली तौर पर हम हमाद सिद्दीकी को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं, और उसकी कानूनी जंग लड़ना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन मामला है हमाद सिद्दीकी का। अनफॉर्चुनेटली यानी इतना संगीन जुर्म अगर किसी ने किसी पर इल्जाम हो कि वो 250 अफराद को जिंदा जलाने का अहकामात दे या खुद जला दे, उसके बावजूद यहाँ ड्राई क्लीनिंग की, यहाँ पर क्लीन चिट की बातें हो रही हैं। ये कितना अंधोना, कितना बड़ा अलमिया है, सोचने का मुकाम है कि हम सोच भी कैसे सकते हैं कि इस तरह की क्लीन चिट और ड्राई क्लीनिंग ये मफरूज़े इस्तेमाल भी, इस्तेलाह इस्तेमाल भी क्यों हो रही है इस वक्त? ये बड़ा संगीन सवाल है। फारूक सत्तार साहब इस बारे में क्या कहते हैं? डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आपने क्या कहते हैं, फिर अपने पैनल की तरफ जाते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने इस केस के मुतालिक क्या कहा? लेट्स हियर दिस। ये मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ लोगों पर आता रहा है। ये बल्दिया फायर इंसिडेंट जो है, बल्दिया में जो ये आतिशज़नी का वाक़या है, ये कई लोगों पर मुकदमे बने हैं, और फिर वो उन मुकदमों से बरी भी हो गए, या उन मुकदमों से उन्हें फारिग भी किया गया है, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात भी ख़त्म की गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी आपके सामने है। तो अब मामला क्या है वो तो ज़ाहिर है कि तहकीक, पहली बात तो
किसी तहकीकाती इदारे ने या हुकूमत पाकिस्तान ने किसी ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि उनके गिरफ्तार किया गया नहीं किया गया। अगर किया गया तो इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए और जो आइन और कानून का रास्ता है उसके मुताबिक फैसला होना चाहिए। पीएसपी बनने के बाद अक्सर ऐसे लोग जो मतलूब थे, जो जेलों में थे, वफादारियाँ तब्दील करके गए। और आपको याद होगा कि हमने कहा कि एक ड्राई क्लीनिंग का प्रोसेस था और उन्हें ड्राई क्लीन किया। आप सुन रहे थे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने क्या कहा है। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब भी अब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। जनाब इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और ख्वाजा नवेद साहब मारूफ कानूनदान हमारे साथ कराची स्टूडियोज में साथ मौजूद हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, कितना संगीन केस है ये, कितना अहम केस है ये। हमाद सिद्दीकी गिरफ्तार होता है, यहाँ पर कन्फ्यूजन सिंध हुकूमत में दो वज़रा मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, लेकिन इसके बाद कौन कौन से नाम बेनकाब होने जा रहे हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, किस किस की पगड़ी उछल रही है, क्या हो रहा है? क्योंकि ये तो 250 लोग थे, ये इसने खुद तो नहीं तंजीमी कमेटी के सरबराह पर जला दिए, किसी और ने भी तो ऊपर से कहा होगा। क्या क्या होगा शाहिद लतीफ़ साहब, किस किस के नाम खुलने वाले हैं? जी बिल्कुल, ये तो मैं समझता हूँ कि पूरा एक लिंक होता है, एक नेटवर्क होता है। ये फ़र्द वाहिद के काम नहीं हुआ करते। और MQM के बारे में जो उनके सेक्टर कमांडर्स मुख्तलिफ थे, उन्हें हुक्म मिलते थे उन्हें। और ख़ासकर इसमें तो जो सुनने में आया अभी तक, ये तो जो ही इसकी इंक्वायरी अपने रास्ते पर चलेगी तो ये सारी चीज़ें आयां हो जाएंगी कि शायद कोई 20 करोड़ उनसे मांगे गए थे जो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। लिहाजा उसके रद्द-ए-अमल में नहायत खौफनाक एक मनसूबाबंदी की गई और वहाँ आग लगा दी गई, जानबूझ के उसके दरवाजे बाहर जाने वाले बंद कर दिए गए। ये इतना सफाकाना मैं समझता हूँ कि जुर्म है कि इसमें तो कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। और बाकायदा ये जो पूरी चेन थी जहाँ से ऑर्डर आए, जिन लोगों ने ये कारनामा जो है वो सर अंजाम दिया और इस तरह बेचारे मासूम, निहत्ते और गरीब लोग जो वहाँ अपनी मजदूरी करके अपने ख़ानदानों के पेट पालते थे, उन्हें जिंदा जला दिया गया। इसकी तो कोई किसी किस्म की छूट की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। ये है और जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था, लेकिन 2012 में वाकया होता है। आज 2017 में हम लोग बैठे हुए हैं, हमने 5वीं बरसी बनाई है उन लोगों की जो जल गए थे इसमें। तो लेकिन आज भी हम यही रो रहे हैं कि, और अभी तक यही नहीं, कभी कोई FIR कटी, पहले फिर कोई FIR कटी, FIR ट्रायल, यानी अभी तक हम साबित नहीं कर सके 5 साल में। सर ये क्या है, ये आखिरकार ये कितना बड़ा अलमिया, संगीन अलमिया है उन 250 खानदानों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए। शाहिद लतीफ़ साहब, आप सही कह रहे हैं कि शर्मनाक है कि आज तक 5 सालों के बाद हम जो हकीकत है वही सबके सामने नहीं ला सके। ये अलमिया है, ये इंसाफ की धज्जियां उड़ाते हैं हम इस तरह। और इतने सारे लोगों का जो कत्ल आप देखिए ना कि ये जो मॉडल टाउन वाला मामला है उसमें जिस तरह 14 लोगों का कत्ल कर दिया गया, उसको 3.5 साल हो गए। किस तरह उसकी FIR हमने कटवाई और कितनी मुश्किल से उसकी FIR काटी गई। जब रिपोर्ट भी सामने आ गई तो वो भी दबा ली गई। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक के बाद दूसरा वाकया, घिनौना जुर्म, और उसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग, इसमें भी तो MQM है। MQM का तो इतना बड़ा वहाँ पे रूलिंग क्लास के अंदर उनका इतना बड़ा हिस्सा है। और फिर जो इसी तरह मॉडल टाउन वाला वाकया हुआ उसके अंदर हुकूमत शामिल है। तो जब इतने बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं वो फिर इस कार्रवाई को आगे नहीं चलने देते। यही वजह है जिसके तहत आज जब पनामा चल रहा है तो हम इंतजार कर रहे हैं कि बड़े लोगों का भी यहाँ पे एहतसाब जो है वो हो और कानून अपना रास्ता ले और कानून और आइन के मुताबिक फैसले हों। पूरी कौम बड़ी शिद्दत और बेताबी से इंतजार कर रही है कि यहाँ इंसाफ कब मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और निहायत ये अलमिया है और बहुत बड़ा एक खौफनाक मामला है। जब तक हम इंसाफ लोगों को नहीं देते, मैं समझता हूं कि हम एक नाकाम रियासत हैं और ये बनाना रिपब्लिक है जिस पर दुनिया भी हंसती है और हमारा मजाक उड़ाया जाता है। ये जो अभी हमने सानिया बल्दिया की बात की है, मैं इमरान आपके सामने रखना चाहूंगा क्योंकि ये एक और JIT है ये JIT। अब ये जो इससे पहले दिखाया था वो 164 का बयान था जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। ये JIT इमरान सईद एक मुल्जिम है MQM का जो गिरफ्तार होता है। वो कहता है 28 दिसंबर 2009 को इस मुल्जिम ने जब वहां पर एक जो कैंप लगाया हुआ था शरबत का, जब आशूर का जुलूस वहां से गुजर रहा था, 3:40 पर 3:40 के ऊपर धमाका होता है। और धमाके के बाद ये कहता है कि हम कारकुन अपना कैंप खत्म करके वहां से जाते हैं यूनिट इंचार्ज के पास, वहां का जो सेक्टर है बलोच पार्क में वहां, और वहां सेक्टर ऑफिस के अंदर हमाद सिद्दीकी मौजूद होता है। और वो आगे लिखता है जी कि हमाद सिद्दीकी हमें यह हुक्म देता है कि लाइट हाउस पर मौजूद जो दुकानें हैं
जिनमें बिलखुसूस एक कौम, ये एक लसानी जो इस वक्त कौम है, उसकी दुकानें या उनके पथार या उनके ठेले हैं, उनको जलाकर आ जाओ, ये ऑर्डर मुझे मिलते हैं और मैं जाता हूं और जाके इस JIT में, वो कहता है इमरान सईद कि मुझे कहा जाता है कि जाके जो दुकानें जली थी यौम आशूर के बाद लाइट हाउस पर, वो दुकानें जलाने का ऑर्डर मुझे हम्माद सिद्दीकी ने दिया। इमरान इस्माइल साहब, ये एक और संगीन, एक और मामला, वारदात JIT है, लेकिन ये अब JIT तो आगे जाकर मुल्जिम कह देते हैं कि हमने प्रेशर है, बयान दिया, लेकिन दिस इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। इमरान इस्माइल साहब, एक शुरू में 44 लोग हलाक हुए, उसके बाद दुकानें जली हम्माद सिद्दीकी के हुक्म पर। देखिए, ये तो जब हम्माद सिद्दीकी को पकड़ के लाएंगे और वो इससे पूछताछ होगी, जिस वक्त वो बोलना शुरू करेगा तब पता लगेगा। एक शख्स जो कि मैं बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट के, एक शख्स जो कि मुल्क से बाहर है, भागा हुआ है, या वो फरार है या मुल्क में नहीं है, उसका नाम लेके जो मर्जी कहते रहे, लेकिन हम्माद सिद्दीकी का कैरेक्टर और हम्माद सिद्दीकी की जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं इस चीज़ से कि हम्माद सिद्दीकी ऑपरेशन में हैंड्स ऑन काम करता था। कितना करता था, किसके कहने पे करता था, पैसा कहाँ से लेता था, किसको पहुँचाता था, हम्माद सिद्दीकी का क्या होता था, क्या मिलता था, क्या नहीं मिलता था, लेकिन हम्माद सिद्दीकी हैज़ प्लेड अ मेजर रोल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जब तक हम्माद सिद्दीकी की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो हम ये अभी से अपनी तरफ से तो फांसी पे नहीं लटका सकते उसको, लेकिन जो अपेरेंटली जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो सारी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर से बल्दिया फैक्ट्री का मैं कह सकता हूँ, ये तो एक आपने एक और मुजरिम की JIT पढ़ी ना, जो अपना सर से उतार के दूसरे के सर पर डाल सकता है। जो हमने ये देखा है बल्दिया फैक्ट्री के अंदर, जो बल्दिया फैक्ट्री के मालकान कह रहे हैं कि हम्माद सिद्दीकी हमसे भत्ता मांगता था, जो बल्दिया फैक्ट्री के लोग जिनके जाने ज़ाया हुई हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने हम्माद सिद्दीकी को देखा है आग लगाते हुए, और ये इनका ऑपरेशनल स्टाइल रहा है कि फॉस्फोरस पाउडर फेंक के आग लगाते थे। मेरी एक फैक्ट्री थी कोरंगी में, एक दिन मेरे छोटा भाई उधर बैठा था, उसकी मुझे कॉल आई कि जी यहाँ पे वो कोई सेक्टर इंचार्ज हैं, उनकी कॉल आई है कि उन्होंने बात करना शुरू ये की कि मैं गाड़ी पे फॉस्फोरस फेंक के आग लगा देता हूँ। अच्छा। तो मैं पता नहीं है मेरा, मैं कौन हूँ। उसने कहा सर हुआ क्या है, मैंने ये पीक की बात कर रहा हूँ, जब इन लोग की पीक थी बदमाशी के, अल्ताफ हुसैन के ज़माने की। तो उन्होंने कहा, मेरे भाई ने कहा सर हुआ क्या है, आप क्यों मेरी गाड़ी में फॉस्फोरस फेंक के आग लगाएंगे। उन्होंने कहा तुम यहाँ आते जाते हो, कभी तुमने यूनिट पे हमारे कुछ नहीं पहुँचाया, भाई की तकरीर है, फलाना इतने 5000 रुपये यहाँ पहुँचाया करो हफ्ते के। उसने मुझे कॉल की, मैंने रज़ा हारून को कॉल की कि भाई ये कौन लोग हैं। उसने कहा मैं चेक करता हूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं तो किसी आदमी ने कॉल की थी, सेक्टर यूनिट का कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद कभी कॉल नहीं आई हमें। लेकिन ये तरीक़ाकार था स्टार्ट करने का कि आप टेस्ट कर लें वाटर, 5000 रुपये मांग के बंदा कहता है छोड़ो 5000 ही मांग रहा है, दफ़ा करो, किसको कॉल करनी है, क्या करना है। और ये 5000 से फिर बात जो है शुरू होती है और आगे बढ़ती है, जैसे फिर बाइला फैक्ट्री में और दूसरी चीज़ों में सारा कुछ हुआ। मुझे बड़ा इस चीज़ का दुख और अफसोस है कि ये एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट की फर्म पाकिस्तान की, जिसके हाथ से पाकिस्तान से बिजनेस भी गया, जो बड़े बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान से बना के बाहर भेज रहे थे, जिनको देख के हमें फ़ख्र होता था कि जी ये मेड इन पाकिस्तान है ये ब्रांड, वो भी पाकिस्तान के हाथ से गया, ज़र मुबादला गया, जाने गई और वो ग्रुप भी तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। उसको भी कोई कंपनसेशन देने के लिए हम तैयार नहीं है। अजीब हम एक कौम बन गए कि जहाँ जिसके घर में हादसा हो, जिसके यहाँ तबाही फिरे, उसको भी पकड़ लो। मैं एक हमारी एक कज़न का, मेरी वाइफ की कज़न का कैजुअलिटी हुई यहाँ कराची में, डेथ हुई एक्सीडेंट में उसकी। तो यंग लड़की थी, वो थोड़े से पहले आपको पता लगा होगा 2-3 महीने पहले। तो वो बच्ची घर जा रही थी रमज़ान में और वो उसने एक्सीडेंट हो गया। मैं आपको सिर्फ छोटा सा बता रहा हूँ, जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो एक लड़के ने अपनी गाड़ी रोक के उसको सड़क पे से उठा के उसको जिन्ना हॉस्पिटल पहुंचाया। जब मैं जिन्ना हॉस्पिटल पहुंचा तो पुलिस वहाँ पहुंची हुई थी पहले से, तो बेचारी का कैजुअलिटी हो गई थी। पुलिस का पहला मुहावरा मुझे उसका क्या था, सर आप कहें तो जो लड़का इसको लेकर आया उसको उठा लें। अच्छा यार व्हाट, मतलब यहाँ हेल्प करना भी अजाब है। अब बजाय इसके कि उसको प्रेज करें, वो बच्चा बेचारा जो लेकर आया है यहाँ पर पुलिस कहती है उसी को उठा के ले आते हैं हम। ये जब तक आपकी पुलिसिंग और ये सिस्टम और ये सारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये इस तरह की चीजें चलेंगी। और ऐसे कई अपनी मिसाल बता के ये जो फैक्ट्री वाली बात बताई है ये बड़ी अहम है ख्वाजा नवेद साहब आप। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि ये जो 260 फैमिलीज हैं वो, और अभी फैक्ट्री के मालिकान का जिक्र किया इमरान इस्माइल साहब ने, शायद लतीफ़ साहब ने भी पूरे अलमिया का जिक्र किया है। भाई साहब ये 2012 में वाकया हुआ है, हम्माद सिद्दीकी अब गिरफ्तार हुआ, अभी भी हमें नहीं पता आने के बाद वो क्या कहता है, आगे किस तरह मामला बढ़ता है। किस तरह इंश्योर कर सकते हैं कि ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचे? क्या मिलिट्री कोर्ट भेज दिया जाए केस को, क्या किया जाए इस केस को आगे बढ़ाने के लिए? 100% सर ये मिलिट्री कोर्ट का केस है। मैंने तो बेशुमार कॉलम लिख लिख कर मिलिट्री कोर्ट बनवाए
और मिलिट्री कोर्ट अल्लाह के फजल से बन गए हैं। नहीं तो ये सिंध की वजारत दाखिला भेजेगी या वफाकी वजारत दाखिला भेजेगी? नहीं, ये सिंध की प्रोविंस भेजता है। अच्छा। तो इनको फौरी तौर पे इस मुकदमे को मिलिट्री कोर्ट में भेजना चाहिए और वहां पर एक्सपीडिशियस ट्रायल होता है, कोई किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता और इंशाल्लाह एक हफ्ते में फैसला भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, मैं फिट केस फॉर सेंडिंग टू द मिलिट्री कोर्ट। मैं सिंध गवर्नमेंट को एक ब्रेक के बाद ख्वाजा मैं इसी नोट पे आ रहा हूँ, इस ब्रेक के बाद मिलिट्री कोर्ट के ख्वाजा नवेद साहब से कंटिन्यू करते हैं। इन्होंने बड़ी अहम तजवीज़ दी है मिलिट्री कोर्ट की ताकि इंसाफ हो और मामला आगे मंतक इंजाम तक पहुंचे। इस ब्रेक के बाद हम मजीद हक़ाइक़ बेनकाब करेंगे, मेरे साथ। गवर्नर हाउस में बैठकर मीटिंग, गवर्नर हाउस में बैठकर ये दहशतगर्दों को अहकाम जारी किए गए कि इस फैक्ट्री के दरवाजे बंद करके फैक्ट्री को आग लगाई जाए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आफाक अहमद साहब ने गवर्नर हाउस की तरफ निशानदेही करी कि वहां बैठकर मीटिंग हुई, वहां मामला तय हुए, फैक्ट्री के दरवाजे बंद करने के बड़े संगीन नौयत के इंकशाफात हैं ये और इनको हतमी नतीजे तक पहुंचना चाहिए। लेकिन इल्जामात जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ सानिया बल्दिया तक नहीं, इसके बाद बात ताहिर प्लाजा सानिया एक सियासी पार्टी की रैली के ऊपर फायरिंग, उसके साथ साथ असले की सप्लाई, मुख्तलिफ टारगेट किलिंग्स के अंदर भी मफरूर और जो मैंने जिस तरह कहा कि सानिया आशूर के हवाले से 44 हलाकतें जिसमें हुई और फिर उसके बाद जो बाजार को लाइट हाउस में आग लगाई गई उसमें भी मफरूर और उसमें भी इस वक्त मुल्ज़िम कह सकते हैं क्योंकि JIT के अंदर जो मुल्ज़िम है उसने नाम लिया है हमाद सिद्दीकी का। तो मेरे साथ ए माशा शाहिद लतीफ़ साहब, इमरान इस्माइल साहब, ख्वाजा नवेद साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, सर ये आपने मिलिट्री कोर्ट की तो करने का कहा है कि फौरन इसको रुजू करवा दिया जाए, यानी इसको यानी पेशी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में नहीं, फौरी तौर पर इस पूरे केस को बल्दिया टाउन के मिलिट्री कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाए। कितने दिनों में यानी आप समझते हैं? अकाउंटेबिलिटी का केस नहीं है, ये नहीं है, ये ATC का है, एंटी टेररिज्म कोर्ट ATC। लेकिन सर ये कितने दिन के अंदर पाकिस्तान इसको लाया जा सकता है? 60 दिन कह रहे हैं कि दुबई से यहाँ लाने में लगेंगे उसको पाकिस्तान, जो लीगल प्रोसीजर है, या जल्दी लाया जा सकता है? नहीं, 3-4 दिन में ले आते हैं। इससे पहले कितना ही शाहरुख जतोई था, ही वॉलंटियर टू कम, 3-4 दिन लेते हैं जी, 4 दिन में आ गया था। उसके बाद एक बैंक का मैनेजर था रामबाग बराज का, उसको पकड़ा था उस जमाने में, वो वसीम थे डायरेक्टर FIA के, जाके 3 दिन में ले आए थे। तो वो दुबई की जो गवर्नमेंट है वो बहुत हमारे साथ कोऑपरेट करती है, जैसे हम मुल्ज़िम पकड़ लेते हैं वो फौरन उसका इजाजत दे देती है ले जाने की। और यहाँ लाने के बाद उसको मिलिट्री कोर्ट पे पेश करने के लिए सिंध के वजीर दाखिला जो सोहेल अहमद सयाल साहब हैं वो खत लिखे हैं। जी बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट वो प्रोसीजर है, ये लोग लिस्ट बनाते हैं और वो केसेस को भेजते हैं मिलिट्री कोर्ट में, फिर उनका अपना जैक डिपार्टमेंट होता है, वो उसको अप्रूव करता है कि हाँ ये फिट केस है मिलिट्री कोर्ट में चलाने के लिए, और बस वो चलाएंगे और इंशाल्लाह फैसला आ जाएगा। नहीं, लेकिन सर ये एक केस नहीं है, अभी आपने हम बात कर रहे थे कि एक सियासी पार्टी की रैली की फायरिंग भी है। हाँ, वो जो सिंध अमन रैली कराची के हालात जब खराब थे, जो लिहारी से जो रैली निकली, अरशद काटन था, वो जेल में मर गया। उसका बयान है JIT में कि हमने हमाद सिद्दीकी के कहने के ऊपर जो है वो उसने हुक्म दिया था कि ये सिंध अमन रैली जो है, ये जब ये नेपियर रोड पर पहुंचेगी तो इस पर हमला कर देना। तो उसमें भी शायद 5-6 लोग मरे थे और उसके अलावा जो बेचारे ज़ख्मी हुए थे वो 40-50 थे। तो ये सिंध अमन रैली निकाली थी, वहाँ से निकली थी, ये लियारी से शायद आई थी। लेकिन आपने जो साथ साथ प्रपोज कर रहे हैं ख्वाजा साहब, आप इसमें साथ साथ जो मिलिट्री कोर्ट की बात कर रहे हैं, और अगर ये नॉर्मल ATC यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट में जाता है तो आप होपफुल नहीं है क्या इस वक्त? नहीं, वहाँ भी काम तेजी से होता है, लेकिन मिलिट्री कोर्ट में जरा बहुत ज्यादा वो एक्सपीडिशियसली करते हैं क्योंकि उनके पास कम केस होते हैं और फिर मिलिट्री का एक अपना सिस्टम है काम करने का। वहाँ तो कोई टाइमिंग का मसला होता नहीं है, सुबह 9 बजे बैठेंगे तो रात को 8 बजे तक करके उठेंगे। तो हमारे यहाँ तो यहाँ फिर वक्फा हो जाता है, फिर चाय का वक्फा हो जाता है, फिर दूसरा केस आ जाता है, और फिर हमारे यहाँ कभी सरकारी वकील नहीं है, कभी फाइल नहीं है, कभी पुलिस वाला नहीं है। वहाँ सिस्टम यह है कि हर चीज़ पहले से रेडी होती है। वहाँ ये तस्वुर भी नहीं है कि आप कहें कि आज सरकारी वकील नहीं आया या आज पुलिस नहीं आए, वहाँ पहले से मिलिट्री सिस्टम है, हर चीज़ रेडी। मिलिट्री सिस्टम है तो शायद लतीफ़ साहब की मौजूदगी में उस सिस्टम पे बात भी करते हैं। लेकिन शायद साहब ये इल्ज़ामात जो हैं ये बड़े संगीन है सर। अब ये सुन के तो असले की सप्लाई
उसके साथ टारगेट किलिंग, रैलियों पर फायरिंग, फैक्ट्री को आग लगाना, 250 लोग जिंदा जला देना। सर ये इल्जामात जो है इतने संगीन है कि लगता है कि ये तो कोई प्राइवेट मिलिट्री यहाँ पर चल रही थी, सियासी जमात नहीं चल रही थी। शायद लतीफ साहब माजरत के साथ, ये तो अजीब नौयत के, ये तो किसी जो एंटी स्टेट एक्टिविटी करने वाले जो ग्रोह होते हैं वो भी इतने संगीन जुराइम नहीं करते जिस तरह एक खुल्लम खुल्ला मेन स्ट्रीम पार्टी कर रही थी। शायद लतीफ साहब, ये तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। MQM ने जितने संगीन जुराइम कराची में किए और उनको देखकर फिर पीपल्स पार्टी ने बाद में अपना अस्करी विंग बना लिया, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट इस पे जजमेंट दे चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच कराची गया था और उन्होंने सारे वाकयात की छानबीन की थी, ये वो वक्त था जब कराची जो है वो जल रहा था और आम शहरी मासूम लोग जहाँ जल रहा था, मासूम शहरी निहत्ते लोग और वो लोग उन पर उनके खिलाफ जराइम कर रहे थे, उनकी जानें ले रहे थे, जिन्हें इन गरीब लोगों ने वोट देकर असम्बलियों तक पहुंचाया, अपनी हिफाजत के लिए पहुंचाया, अपने मसाइल हल करने के लिए पहुंचाया। और ये लोग वहां पहुंचकर इन्होंने अपनी अस्करी विंग बना लिए, अपनी सियासी मकासद के लिए, लूट फूट करने के लिए, कत्लो गारत करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये रिकॉर्ड किया। ये वो वक्त था जब हालात जो है बेकाबू हो रहे थे, तो फिर कराची जो है वो रेंजर्स के हवाले किया गया। तो मकसद ये है कि ये एक कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये जुराइम जो इतने संगीन है, ये सियासी पार्टियों ने खासकर ये इल्जाम जो एस्टैब्लिशमेंट में लगता है, मैं कलामी कर रहा हूं, लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये जो है ना इस वक्त यूज करते हैं मुल्जिमान को, और फिर क्लीन चिट और ड्राई क्लीनिंग और ये तमाम मामलात हम सुनते भी हैं। अभी आज एक नई बात आई जी कि वो मंजूर हसन साहब कहते हैं कि दुबई से कोई नए सरबराह आएंगे, MQM के वो हेड होंगे। यानी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो इल्जाम लगता है इन मुल्जिमान की बुनियाद के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट पर, शायद लतीफ साहब वो कितना संगीन और कितना दुरुस्त है, ये गलत है क्या इल्जाम सही? वो देखें, इसी वाक़े को आप ले लें, यही वो MQM और यही पीपल्स पार्टी सबसे पहले जब ऑपरेशन कराची का शुरू हुआ तो शोर और जो चीखें थी वो किन की सुनाई दी? MQM की सुनाई दी ना। जब 9/0 पे छापा मारा गया और बहुत सारे वहां पे दहशतगर्द और मुजरम पकड़े गए, तो MQM ने शोर मचा दिया कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। फिर यही मामला जब PPP तक पहुंचा, इससे पहले PPP चुप थी, जब वहां तक पहुंचा तो जरदारी साहब ने वावेला मचा दिया और फिर कहने लगे कि जनाब हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और ईंटें ढूंढने को 1.5 साल के लिए दुबई जाकर बैठ गए। क्या इस दौरान कराची में सुकून आया या नहीं आया? ये एस्टैब्लिशमेंट और जो रेंजर्स थे उन्होंने कराची में लोगों को अमन दिया। आज कराची के किसी जगह पे किसी कोने में चले जाए और जाकर पूछें कि एस्टैब्लिशमेंट का और जिनका कनेक्शन है रेंजर्स के साथ, उनका रोल कराची में लोगों को मारने का था या लोगों को बचाने का था। आज फिर से सियासी बयान देने आप शुरू कर दें क्योंकि आपके इर्द गिर्द हालात फिर से मुश्किल पैदा हो रहे हैं। तो जब भी सियासत में मुश्किलात का आप शिकार हो तो कहें जी ये अनदेखी कुव्वतें हैं, नादीदा कुव्वतें हैं। ये पुराना ट्रिक है, ये कोई नया नहीं है। और ये जो भी बात हो रही थी मिलिट्री कोर्ट्स की, ये देखें ना, ये आवाज कहां से आ रही है? एक मुहब्बे वतन शहरी आपके यहां बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करें, देखें फैसला कैसे होगा, देखें इंसाफ कैसे मिलेगा। ये हैं असल जो मुहब्बे वतन लोग हैं, ये उनके जज्बात हैं। बाकी सियासी पार्टियां अगर उन एजेंसीज का नाम लेती हैं वो अपनी सियासी मकासद के लिए लेते हैं। जो हकीकत है वो सामने आपके मौजूद है। हकायक जो हैं उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने, रेंजर्स ने मिलकर कराची का सुकून वापस लेकर एक चीज आप दोनों से आपके सामने रखना चाह रहा हूं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप अगर इन तमाम इल्जामात के बावजूद सियासी कवर देता है इस मुल्जिम हमाद सिद्दीकी को, तो आप दोनों के कमेंट्स क्या होंगे? शुड दे डू दिस? और ये अगर वो कर रहे हैं तो क्या जस्टिफाइड होगा अपने सियासी फायदे के लिए अगर वो सियासी कवर देते हैं? शायद लतीफ साहब पहले आपसे पूछूंगा। मैं समझता हूं कि इनसे वो हक छीन लेना चाहिए। 260 लोगों का कत्ल, आग, उनको जलाया गया। मैं बिल्कुल इससे 100% इत्तफाक करता हूं कि यह केस फौरी तौर पे आप मिलिट्री कोर्ट में दें, ताकि जो भी इसमें जुराइम जिन्होंने जो किए और जो भी पूरा नेटवर्क था, जहां से ऑर्डर आए, जिन जिन लोगों ने इस पर अमल दरामद किया, उन सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और मिसाली सजाएं दी जाएं और फौरी तौर पर इस किस्से को खत्म किया जाए। 5 साल से यह मामला लटक रहा है। वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये इंसाफ जो है ये उसका कत्ल है कि इस हद तक आप इस मामले को लेट कर दें। लिहाजा ये मिलिट्री कोर्ट्स में पहुंचाएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वरना इस तरह के मामला आगे भी होते रहेंगे
और ये चलता रहेगा। भाई साहब, आपने मिलिट्री कोर्ट की बात की थी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, ये भी एक बात की जाती है। तो भाई साहब, ये आपको मतलब सही आप ट्रैक जो बता रहे हैं, बिल्कुल वी एग्री विद दिस मिलिट्री कोर्ट, लेकिन ये जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, ये भी तो एक बात की जाती है ख्वाजा नवेद साहब। नहीं, वो अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास मिलिट्री कोर्ट है, इसको सफाई का मुकम्मल मौका दिया जाएगा और वहां दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। आप मिलिट्री में देखें उनके कितने लोगों के कोर्ट मार्शल होते हैं और कोर्ट मार्शल में लोग बरी भी होते हैं। देखिए, अगर ये बेगुनाह होगा तो और 5 साल के मुकदमे को आप कह रहे हैं जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, ये 5 साल पुराना केस है। मैं मिलिट्री कोर्ट को जनरल कह रहा हूं, प्लीज ना करें। नहीं, ये जिस तरह कह रहे थे ना ख्वाजा साहब, मिलिट्री कोर्ट होता है, उसके अंदर सुबह मतलब कोई टाइमिंग की होती है, ब्रेक्स नहीं होती, केस कम होते हैं और एक केस में कंक्लूड होगा। सिस्टम ये है कि उज़ैर बलोचा केस भी तो मिलिट्री कोर्ट में ही है ख्वाजा साहब, तो उसमें हम क्या एक्सपेक्ट करें, और ये इस केस को सामने रखते हुए। नहीं, उज़ैर बलोच का केस अभी मिलिट्री कोर्ट में रेफर नहीं हुआ, मुल्जिम को अपने दिफा का पूरा मौका दिया जाता है, होगा शाम तक चलेगा, 3 दिनों में आपको फैसला मिल जाएगा, 3 दिनों में फैसला मिल जाएगा उज़ैर बलोच के केस पर। और तो ये केस भी जाता है तो 3 दिन के अंदर आपको फैसला, 3-4 दिन बहुत है, मतलब सुबह से बैठ जाते हैं और रात को 8 बजे तक चलाते हैं, 3 दिन चलाएंगे, एक केस कितना लंबा होता है, बस पूरा हो जाएगा। चले, तो आपके नजदीक द सोल्यूशन इज अ मिलिट्री कोर्ट। ख्वाजा साहब, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने ज्वाइन किया है। ए मार्शल शाहिद लतीफ साहब का बहुत शुक्रिया, इरमान इस्माइल साहब। और आज अहम तरीन केस में अहम तरीन इंकशाफात, GIT रिपोर्ट्स और फिर जो 164 के तहत जुडिशल मजिस्ट्रेट का बयान था रहमान बोला का, वो आपके सामने रखा है और हकायक सामने रखे के ये सवाल उठाया है, कोशिश की है कि मामला क्या होगा जी, आखिरकार किस तरह मंतकी अंजाम तक इसे पहुंचाया जा सकता है, इन इल्जामात को साबित करा जाए या अगर गलत है तो इनको बेबुनियाद करार देकर इन्हें फेंका जाए, इन्हें क्लियर किया जाए, जो भी है, जो हकीकत है वो सामने आनी चाहिए। फीडबैक जरूर लिखिएगा, देखते रहेगा अब तक।